नमस्कार दोस्तों, दरोगा भर्ती परीक्षा के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 22 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसके तमाम क्वेश्चन हमने किए थे। काफ़ी सरल आपको महसूस भी हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आज एक क्वेश्चन हम करते हैं, निम्न संख्याओं के माध्य और माध्यिका का गुणनफल क्या है। तो माध्य भी पता करना है, माध्यिका भी पता करनी है। माध्य, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। माध्य के लिए आपको पता होगा सारे आंकड़ों को टोटल करना होता है। 212 प्लस 98 प्लस 57 प्लस 87 प्लस 120 प्लस 154 प्लस 70, सारे आंकड़ों में उनके टोटल संख्या से डिवाइड करा दो। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करा दो। ऐड कराओ, कितना हुआ? 2 8 10 7 17 7 24 4 28 हासिल 2 और 1 3 और 9 12 5 17 8 25 26 27 27 12 39 हासिल 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 798 डिवाइड कराओ 7 से। 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 चौक 28। अब अपना ये माध्य पता चल गया। चलिए, माध्य तो पता चल गया, अभी माध्यिका की भी जरूरत है, तभी तो दोनों का गुणा हो पाएगा। माध्यिका के लिए क्या करते थे? माध्यिका के लिए करना ये होता है, जितने भी आंकड़े हमको दिए गए हैं उनको सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में। सबसे पहले छोटा लाओ। सबसे छोटा कौन है? 57। चलिए 57 ले लिया। उसके बाद कौन है? उसके बाद मेरे हिसाब से बैठेगा 70। 70 के बाद 98, 98 के बाद 120, 120 के बाद 154, 154 के बाद कौन छूट गया? 87 कहाँ? अच्छा 87 छूटा है। 87 यहाँ आएगा बीच में। सबसे पहले 57, फिर 70, फिर 87, फिर 98, 120, 154। अब छूटा 1 2 3 4 5 6, लास्ट बचा है 212। अब आप देखिए, माध्यिका जब भी निकालनी होती है तो जो ठीक बीच में पड़ता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, वही माध्यिका कहलाता है। तो ठीक बीच में पड़ने का मतलब कितने आंकड़ों की संख्या कितनी है? इनकी जो संख्या है ये है रियलिटी में 7। अगर ये संख्या विषम है तो फॉर्मूला होता था n+1/2 वां पद। ये फॉर्मूला तो हम लोग को इसलिए बताया गया ताकि हम लोग उनको रट के काम चला लें। लेकिन रियलिटी में क्या है कि ठीक बीच में देखो, 2 इधर से गए, 2 इधर से गए, तीसरा इधर से गया, तीसरा इधर से गया, ठीक बीच में कौन बचा? 98। दैट मीन्स इसकी माध्यिका होगी 98। लेकिन फिर भी आप फॉर्मूले से करना चाहो तो इसकी माध्यिका होगी, क्योंकि ये विषम है। 7 जो था, इनकी आंकड़ों की जो संख्या थी वो विषम थी, इसलिए माध्यिका का फॉर्मूला होगा n+1/2 वां पद। जो भी होगा n की जगह 7 लगाओ, 7 और 1 2, यानी चौथा पद आपको चाहिए। 8 में 2 से डिवाइड करने के बाद चौथा, 1 2 3 4, आपकी 98 क्या आ गई? माध्यिका। समांतर माध्य पहले पता चल चुका 114, माध्यिका अभी अभी पता चली, और इनका गुणनफल चाहिए था। गुणनफल किस किस का? माध्यिका 114 और माध्यिका आई है 98। इन दोनों का गुणा कर लीजिए आप, गुणा तो कर ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में तब्बू की मासिक आय 18,000 रुपये थी। हर महीने 18,000 रुपये कमाती थी। 2017 में वार्षिक आय में 15% की वृद्धि हो गई। वार्षिक आय में, मासिक आय में नहीं, वार्षिक आय में। देखिए शब्दों को मैंने कल भी कहा था, क्वेश्चंस को पढ़िए बड़े धैर्य से और उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कंप्लीट करिए आंसर। तो 18,000 वार्षिक आय, मासिक आय है, उसको वार्षिक में बदल लेंगे, ठीक है। वार्षिक आय 15% वृद्धि हो गई, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा 30% खर्चा होता है कर्जा चुकाने पर। तो उसने ये पूछा है कितना रुपया कर्जा चुकाने में खर्च हुआ। साफ साफ लिखा तो है 30% कर्जा चुकाने में खर्च हुआ, यही 30% में फाइंड करना है। चलिए पहुंचते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, 2016 में कितनी आय थी उसकी? 18,000 रुपये। तो 16 की वार्षिक आय कितनी हुई? 2016 की जो वार्षिक आय है वो कितनी है? सीधी सी बात, 18,000 में 12 से गुणा करा दो, 12 8 96 हासिल 9, 12 कम 12 और 9 21, इतनी उसकी वार्षिक आय हो गई। लेकिन 17 में क्या हुआ कि 15% बढ़ गई। 15% इसकी बढ़ा देंगे अभी अभी, लेकिन जितनी बढ़ी हुई होगी उसका 30% कर्जा चुकाने में भी तो जाना है, और हमें आंसर कर्जे का देना है। तो कर्जे पर पहुंचो। कर्ज कितना चुकाया? कर्ज चुकाया कितना कि पहले जो 16 वाली कमाई थी वर्ष भर की, उस कमाई को 15% बढ़ा दो, ठीक है। लो 2 16 000, इसका 115% बढ़ गई,
भाई 15% बढ़ा दिया, 115% निकाल लिया। ये टोटल जो प्राप्त हो रहा है ये 2017 की कमाई है, लेकिन 30% कर्जा चुकाने में खर्च करना है। तो जितनी कमाई 2017 की हुई उसका 30% ये आपको कर्जा चुकाने में खर्च करना था। तब उन्हें इतना कर्जा चुकाने में खर्च किया। कैलकुलेशन करा दो, एक दूसरा तीसरा और ये भी काट दो, सारे जीरो समाप्त। अब इनकी गुणा भाग रहेगी वो अपने आप से निपटा लो। 216, 115 और गुणा 3, खत्म का। इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक और क्वेश्चंस लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, विनीता ने प्रतिवर्ष 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपये उधार दिए। चलिए उधार दे दिए, तो 3 साल बाद विनीता को कितनी राशि प्राप्त होगी। अब बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए रुपए दे दिए, अब पूछा यह कितनी राशि प्राप्त होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा और फॉर्मूले में देखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला होता था A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जहां इस A का मतलब होता था मिश्र धन, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और n का मतलब है वो समय, वो पीरियड जिस समय के लिए दिया गया। अगर R वर्ष में है तो n भी वर्ष में होना चाहिए, R छमाही में है तो n भी छमाही में होना चाहिए। बस ये इस फॉर्मूले में ध्यान देने की बात होती है। फिलहाल हमारा 4% दर थी तो R की जगह 4 लगाओ। R ऊपर कितने समय के लिए दिया गया, क्योंकि ये 4% वार्षिक दर है, 4% की वार्षिक दर से, यहाँ आना चाहिए था एक शब्द वार्षिक दर से, हो सकता है लिखने में चूका हो, वार्षिक दर से। तो n 3 लगा दिया और P कितना है 5,000 रुपए। अब इसको कैलकुलेट करना है, कर लीजिए। 4 से 25 बार कट गया, 25 से कम 25 और 26/25 की पावर 3 और इधर है 5,000। अपने आप कैलकुलेट करो, गुणा भाग करना है। 26/25 को 3 बार गुणा करा देना, 25 से काट देना, 25 दूनी 50 ऐसे करके कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिक करोगे। फिलहाल एक जहाज पर, अगला क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है, एक जहाज पर 200 यात्रियों का औसत वजन 65 किलोग्राम है। 200 यात्रियों का, जहाज और यात्रियों का औसत वजन 215 किलोग्राम है, मतलब जहाज भी शामिल है अब की बार और यात्री भी शामिल है, तब औसत वजन 215 किलोग्राम है। फिर लिखा, अब अगर जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है 26,215 किलोग्राम है। मतलब अब केवल जहाज का वजन जिसमें कार शामिल नहीं है। उन्होंने कहा ना, उन चार कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में स्थित हैं उनको छोड़ दिया जाए तब उसका वजन इतने किलोग्राम है। तो प्रत्येक कार का औसत वजन बताइए। पहले हम अपने यात्रियों की बात करते हैं। यात्रियों का कुल वजन कितना है भाई? 200 यात्री थे, हर यात्री 65 के आसपास का है, यानी औसत पे औसत से गुणा करा दिया। कुल वजन टोटल जो भार पड़ रहा था यात्रियों का 65 दूनी 130 और 2 जीरो और इतने केजी वजन यात्रियों का हो गया। ठीक, अब उन्होंने कहा अब जहाज और यात्रियों का कुल वजन कितना है। यात्रियों सहित जहाज का पूरा वजन कितना है। जहाज का कुल वजन माने जिसमें यात्री भी शामिल है, कुल वजन कितना है भाई? 201 हो गए ना अब तो, क्योंकि 200 लोग वो थे और एक जहाज भी मैंने मान लिया तो 201 लोग हो गए। अब जो है 215 औसत है, औसत से फिर गुणा कराओ भाई। मेरे पास 200 आदमी थे, 65 से गुणा करा दिया यात्रियों का कुल वजन। अब वो कह रहा है जहाज भी शामिल है, तो 200 यात्री और एक जहाज हो गए 201 लोग, 201 और 215 उसका औसत दे रहे हैं अब की बार, तो औसत से संख्या से गुणा कराया, फिर पता चल गया कुल वजन कितना हुआ। करो गुणा, इसका कितना आएगा? 215 एकम 215 हासिल हुए 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 215 दूनी 430 और 2 432। ये आपका वजन आ गया इतने केजी। ये वजन आ गया आपका जहाज का कुल वजन जिसमें सब शामिल है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है? जहाज का वजन उन 4 कारों को छोड़कर जो उसके कार्गो क्षेत्र में है इतने किलोग्राम है। जो उसके कार्गो क्षेत्र में इतने, ये जहाज ने 4 कारें छोड़ दी तब जहाज का वजन है ये। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जहाज का जो कुल वजन था उसमें से आदमी निकाल दो तो कार बची, कार को भी निकाल दो तो केवल जहाज बचेगा, या जहाज को निकाल दो तो केवल कार बचेंगे। हमें चाहिए क्या फाइनली? कार चाहिए, तो कार को बचाते। देखिए, 4 कारों का कुल वजन कितना होगा? बड़ा सिंपल सा देखना भाई, जहाज का टोटल वजन इतने किलोग्राम, ठीक है ले लो।
इसमें से आदमी निकाल दो, कितने थे, यात्रियों का वजन था 13,000 के, चलो ये भी गया, जो भी बचा इतना बच गया मान लो। अभी इसमें से वो भी तो निकालना है जो जहाज का वजन है, तभी तो कार बचेंगी, और जहाज का वजन ये है, जहाज का वजन ये निकाला है, कहाँ है, 26 दिया है जहाज का वजन, कार्गो क्षेत्र में है, उसको छोड़कर 26,215, ये जहाज का वजन है, कार का नहीं। इसको भी घटा दो, जहाज भी गया 26,215। अब इसमें से इसे घटा देना, जो बच जाए उसे घटा देना, कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जहाज में हमने यात्रियों का वजन निकाल लिया था, टोटल 200 यात्री औसत का गुणा करके, फिर जहाज में यात्री भी शामिल थे तो उन्होंने कहा जहाज सहित औसत, एक जहाज 200 यात्री, 201 में उस 201 वाले औसत का गुणा कराया, टोटल वजन पता चला। फिर उन्होंने कहा जहाज कार को छोड़कर जहाज का, अकेले जहाज का वजन इतने किलोग्राम है, कार की बात कर रहा है, टोटल में से आदमी यात्री घटा दिए और यात्री के बाद अकेला जहाज घटा दिया, कार बच गई, ये कार का कुल वजन आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक करके बताओ कितना आता है, एक बार अभी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4,000 किलोग्राम आपका ये कैलकुलेशन काटने पीटने के बाद बच गया, 4,000 kg। अब आप एक चीज सोचिए, 4,000 kg हमारा ये बच गया, समय बचाने के लिए ऐसा करना है। अब इनका औसत चाहिए, प्रत्येक कार का औसत वजन, तो औसत वजन क्या हो जाएगा, औसत वजन हो जाएगा 4,000 में 4 ही कार थी, 4 से डिवाइड करा दो, ये लो 1,000 kg आपका आ गया, क्या, एक कार का औसत वजन। ये कार का औसत वजन है, कार का औसत वजन, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं। अरे दरोगा परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत लो, करते रहो बस। नेक्स्ट देखो कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर 1 दर्जन के 20 गुने के बराबर है, ठीक, और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, किसी 5 अंकीय संख्या का दशमांश है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए कैसे घुमाया है। एक संख्या जो कि दो संख्याओं के योग के बराबर है, योग के बराबर, दो संख्याओं का योग। सॉल्यूशन करिए। पहले आपके पास कोई संख्या थी, कोई संख्या, नाम मान लो इसका, संख्या को कह दो z कह दो, ये दो संख्याओं के योग के बराबर है, एक संख्या x दूसरी y। एक कोई संख्या दो संख्याओं के योग के बराबर है, ठीक, जिनका अंतर, किनका, उन दोनों संख्याओं का, जिनका अंतर 1 दर्जन का 20 गुना है। अंतर, बिल्कुल अंतर कर दिया, इनका अंतर 1 दर्जन माने 12 का 20 गुना है। कोई डाउट? आगे बढ़िए। फिर पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है। पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3, भाई आधा और तिहाई बराबर है, ये क्वेश्चन ने कहा है, ये भी चलो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। बराबर है किसी 5 अंकीय संख्या का दशमांश है। ये जो सेंटेंस प्राप्त हो रहा है ये रियलिटी में उसका कंटिन्यूएशन में आया है, इसके कंटिन्यूएशन में आया है। इन यहां से और यहां के बीच की जो कहानी है वो दो संख्याओं के बारे में हुई, लेकिन उन्होंने कहा एक संख्या जो कि ऐसी है वैसी है, किसी 5 अंकीय संख्याओं का दशमांश चाहिए, यानी ये जो z जो है ये किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है। फिलहाल हम वहां पहुंचेंगे बाद में। हमने उस संख्या को पता किया कि दो संख्याओं का योग था, दोनों संख्याओं का अंतर इस प्रकार से उन्होंने बताया, दर्जन का 5 गुना, एक का आधा दूसरे के तिहाई के बराबर है। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दो इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो गई। दो वेरिएबल की दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण को हल करना हम छोटे से जानते हैं। कैसे हल करते हो? पहले इसको मल्टीप्लाई करा लो, 3 एकम 3x बराबर 2y, या इधर कर लो, थोड़ा व्यवस्थित कर लो, 3x माइनस के 2y बराबर 0। देखिए ये y माइनस x 240 हो जाएगा, 12 दूनी 24। अब ये 3x है, वो अकेला x है, तो या तो इसमें 3 से गुणा किया जाए, ये आपने सीखा होगा, तब वो 3x होगा, ये भी 3x होगा, या फिर यहाँ 2 से गुणा किया जाए तो ये 2y हो जाएगा, वो भी 2y। तो मैं करता क्या हूँ, इस समीकरण को 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, और एक वाले में 2 से गुणा कराऊंगा तो 2y से 2y काट देंगे। ठीक, करिए काम, इसमें 2 से गुणा कराओ, 2 से गुणा, इस वाले में ला रहा हूँ मैं 2 से गुणा कराते हुए, 2y माइनस के 2x, और जब इसको घटाएंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 480। x की वैल्यू पता चली, चाहे जिस समीकरण में रख दो, 1 में चाहे 2 में, y ऑटोमेटिक मिलेगा। x की वैल्यू उठाओ और 2 में रख दो, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, जैसे x की वैल्यू 480,
480 यहाँ रख दो x की जगह पर, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, देखिए 3 गुणा 480 बराबर 2 गुणा y। थोड़ा सा काट लो 2 से, 24 बार, 24 दिया 72, y की वैल्यू आ गई 720। यानी x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। रियलिटी में पूछा क्या था, उस 5 अंकीय संख्या के बारे में। ये थी संख्या, ये संख्या, तो ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी, ओरिजिनल संख्या थी अपनी z, दोनों को जोड़ दो 720 और 480, क्योंकि संख्या थी x प्लस वाई, तो 480 और 720 जोड़ने पर पता चला 1200, ये z आ गई। लेकिन देखिए मैं फिर कहता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने कहा था एक संख्या जो कि 2 संख्याओं का योग है, हमने 2 संख्याओं का योग भी लिखा था, 20 गुना है दर्जन का, दर्जन का 20 गुना भी कर दिया उसका। फिर उसने कहा कि एक कहा था दूसरे का तिहाई, इसको मतलब इन दोनों समीकरणों को कैलकुलेट करके एक्स वाई भी निकाल लिए। क्वेश्चन का कहना था किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, तो 5 अंकीय संख्या क्या है, ये जो संख्या थी z, ये किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, तो असली 5 अंकीय संख्या क्या होगी, ये लो सिंपल सी बात, 5 अंकीय संख्या क्या होगी। अरे भैया जब 10वां अंश है और संख्या निकाल लिया 10 का गुणा करा तो डायरेक्ट 1200 ये है, किसका ये 10वां अंश है और वापस वहीं जाना है, 10 से गुणा करा दिया, 12000 वो संख्या प्राप्त हो गई जिसका 10वां हिस्सा ये थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन यहां समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक ही स्टेशन से शुरू होने वाली 2 ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में चल रही, मतलब एक स्टेशन से ये एक ट्रेन ए है और यहीं से दूसरी ट्रेन जा रही है बी, एक ही स्टेशन से, ये एक स्टेशन था, ये स्टेशन है, एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं, ठीक है। यदि 800 मीटर लंबी ट्रेन ए, ये वाली जो ट्रेन है ये 800 मीटर लंबी है, ठीक है, ट्रेन बी में बैठे एक आदमी को 80 सेकंड में पार कर जाती है, इसका मतलब तेज है, ए वाली तेज है, बी धीमे चल रही है, इसका मतलब इसमें बैठे एक आदमी को 80 सेकंड में पार कर जाती है, कौन, ट्रेन ए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, और 750 मीटर लंबी, ये 750 मीटर लंबी है, 750 मीटर लंबी ट्रेन बी 25 सेकंड में खंबे को पार कर जाती है। भाई जब ट्रेन ये है, मान लीजिए ये ट्रेन है और ये किसी खंबे को जब पार करेगी तो उसको अपनी लंबाई तो पार करनी है, तभी तो ट्रेन पार होगी। दैट मीन्स उस 25 सेकंड में उस ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर दी, तब वो खंबा पार हुआ। दैट मीन्स इस ट्रेन बी की चाल अगर निकालनी है तो बी की चाल निकाली जा सकती है। बी की चाल क्या, कि दूरी बट्टे समय, दूरी अपनी लंबाई के बराबर यानी 750 मीटर, समय लिया था मात्र 25 सेकंड, 25 से डिवाइड कराओ, 25 या 75, 30 मीटर प्रति सेकंड। ये काय की चाल है, ये चाल है बी ट्रेन की। अब पहली वाली बात सुनो, ट्रेन ए ने जब बी को पार किया था, बी में बैठे किसी यात्री को जब क्रॉस किया था तो 80 सेकंड में कर दिया था, और ट्रेन ए की लंबाई 800 मीटर की थी। अब बताइए जब ट्रेन बी भी चल रही है और ए भी चल रही है, दोनों चल रही हैं और वो क्रॉस करके जा रही है ए वाली ट्रेन बी को, और यात्री को 80 सेकंड में पार कर, 80 कितना है, हाँ 80 सेकंड में पार कर जा रही है, तो रियलिटी में यात्री को पार करने के लिए अकेले एक ही चाल काम नहीं करेगी। बी की चाल ने परेशान किया पार करने में, यानी बी की चाल ने विरोध किया पार करने में, इसे कहते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का डिटेल में जब बनाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल आप ये जानिए कि ए की और बी की चालों का जो अंतर था, इसी वजह से तो पार कर पाई, अंतर वाली काम करेगी। दैट मीन्स चालों का अंतर, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये जो डिफरेंस है चालों का, इसकी वजह से वो आदमी को पार कर पाई। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है उसकी ट्रेन की, 800, समय कितना, 80 सेकेंड। वेलोसिटी है कि पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, बी की तो पता है, 30 रख दो, ये काटने पर पता चल गया 10, इसको उधर ऐड करते ही वेलोसिटी आ गई है कि 40 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कहने का ये था, इस क्वेश्चन में बस एक चीज समझने की थी, जब ट्रेन खंबे को पार करती है तो अपनी लंबाई को चलती है वो, और जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे यात्री को पार करती है तो ये देखना पड़ता है कि अगर एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है तो चालों का अंतर वहां यात्री को पार करता है, और जब विपरीत दिशाओं में ट्रेन चलती है तो चालों का योग उस यात्री को पार करता है। इसे कहते हैं सापेक्ष गति। फिलहाल और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तब तक देखिए दूसरा क्वेश्चन। और देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलता है तो वह 1 घंटे कम समय में पहुंच जाता है। मतलब 1 किलोमीटर पर घंटा स्पीड बढ़ाई
और पहुंच गया 1 घंटा पहले, और यदि 50% कम करके स्पीड जाता तो 5 घंटे ज़्यादा लग जाते। गंतव्य की दूरी बताइए। आपको मालूम है, मान लीजिए यहाँ से उसने चलना शुरू किया और यहाँ उसको जाना था, इस दूरी का नाम मान लो डी कह लेते हैं। चाल उसकी व्यक्ति की हमें नहीं मालूम, चाल हमने मान ली, ये सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, चाल मान ली हमने उसकी v, और कितना समय उसने खर्च किया वो भी चलो मान ही लेते हैं, समय हो गया t। तो आप ये तो जानते हो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये तो काम खत्म। अच्छा, रियलिटी में उसने क्या किया कि 1 किलोमीटर पर घंटा अपनी स्पीड बढ़ा दी, v से बढ़ाकर v+1 हो गई। ऐसा करने से उसका जो टाइम t था वो 1 घंटा कम हो गया, t-1 हो गया। दैट मीन्स अब जो होगी दूरी, जो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, दूरी तो वही है लेकिन चाल क्या होगी अब की बार, v से 1 ज्यादा इंटू समय, समय कितना हुआ t से 1 कम, और लेकिन दूरी वाली जगह पर तो मैंने vt रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो vt बराबर इनका मल्टीप्लाई करा लो, या अभी करा लो या बाद में करा लेना, चलो ये अभी बाद में करा लेना, v+1 t-1 छोड़ दो, या करा ही दो, कौन सी दिक्कत है, करा ही दो। vt माइनस का v प्लस का t और माइनस का 1। देखिए कुछ मिस्टेक, vt से vt फिनिश, v माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई, चेक कर लेंगे आगे। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार अपने उसने चाल 50% कम कर दी। 50% का मतलब सीधा आधा कर दी, 100 में से 50 कम चला गया, 50 ही तो बचा, आधा कर दी उसने चाल अब की बार। तो अब की बार दूरी का फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं, चाल कर दी आधी और समय इंटू समय, चाल गुणा समय तो दूरी कहलाता है। दूरी तो पहले से ही मालूम है vt है, लेकिन चाल गुणा समय, समय इस बार 5 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो ज्यादा मतलब t से 5 ज्यादा कर दो, चाल गुणा समय बराबर दूरी, फिर मल्टीप्लाई कराओ, 2 का इधर करा लो, या v से भी काटी दो, यहां पहले v मल्टीप्लाई में है, v से भी खत्म, यहां रह गया t और 2 करेगा मल्टीप्लाई 2t, और ये बचा इधर t प्लस 5, t की वैल्यू आ गई 5, चेक करिए t की वैल्यू आ गई 5। जब t की वैल्यू हमें पता चल गई, उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दोगे, हमें वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। पूछा तो समीकरण, ये चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखनी होती है। समीकरण 1 से जैसे t की जगह 5 डालोगे तो 5 माइनस का प्लस का 1, माइनस के 4 बचे, उधर जाके प्लस के 4, यानी v माइनस के 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और v की वैल्यू 4। v पता चल गया, t पता चल गया, हमें तो दूरी बतानी थी। मतलब कहने का ये है, अगर दूरी बतानी थी वो तो v इंटू टी थी, v बोले तो 4 और t बोले तो 5, 4 पंजे 20 किलोमीटर की वो दूरी थी, जिस दूरी पर उसने ये गंतव्य अपना बनाया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन।